1, 2, 3, come on! शरीफ सर, the commerce guru. हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शरीफ सर द कॉमर्स गुरु में। बच्चों, हम लोग बीएसटी का चैप्टर 2 कर रहे हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसका ये पार्ट 3 है। आज हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फ्योस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि उनके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। इनके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग हेनरी फ्योस के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हेनरी फ्योस का जन्म जो है 1841 में हुआ था। उसके बाद उन्होंने 1860 में एज ए माइनिंग इंजीनियर एक कोयल माइन कंपनी में की, और उसके बाद 1888 में यानी कि 1888 में उनको एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। लेकिन कंपनी एक समय में आकर के काफ़ी ख़राब परिस्थिति में आ गई और ऐसी कगार आ गई जहाँ पे वो इंसॉल्वेंसी की स्थिति में थी। तभी हेनरी फ्योस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा और उसके बाद अपने मैनेजरियल स्किल को अप्लाई करके उस कंपनी को उस सिचुएशन से निकाला और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दी। हेनरी फ्योस के निम्नलिखित 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है बच्चों। पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तीसरा है डिसिप्लिन, चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, छठा है इंटरेस्ट, सातवां है रेमुनरेशन, आठवां है सेंट्रलाइजेशन, नौवां है स्केलर चेन, 10वां है ऑर्डर और 11वां है इक्विटी, 12वां है स्टेबिलिटी ऑब्टेनर, 13वां है इनिशिएटिव और 14 है एस्प्रिट डी कॉर्प। आइए एक कर करके इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से। सबसे पहला डिवीज़न ऑफ वर्क। बच्चों, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और स्मॉल यूनिट्स इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन। साफ साफ यहाँ पे कहा गया है बच्चों इसमें कि अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योस का मानना था कि किसी भी काम को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके करवाएं, ना कि पूरा वर्क जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का हम किसी पार्टिकुलर अथॉरिटी या डिपार्टमेंट या किसी एक व्यक्ति को दे दें। इससे होता ये है कि वो काम जो है अगर किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को हम करने के लिए दे देते हैं तो सही समय पे होता नहीं है और वेस्टेज ज़्यादा होते हैं। तो उनका मानना था, हेनरी फ्योस का मानना था कि किसी काम को हम किसी एक बंदे से ना करा करके अलग अलग भागों में बांट करके अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट करके करें, जिससे हमें कम से कम वेस्टेज का सामना करें और एक टाइम लिमिट में वो काम कंप्लीट हो जाए। दूसरा है बच्चों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहता है अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। कहता है यहाँ पे इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि अथॉरिटी का मतलब है कि किसी के पास में एक डिसीजन लेना और उसको किसी को प्रति देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब है किसी ऐसे बंदे को जिसको कोई काम करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है तो रिस्पॉन्सिबल वही बंदा होगा जो इसको करने के लिए असाइन किया गया है, जिसको अपॉइंट किया गया है। वो अपना काम किसी और को नहीं बता सकता या किसी और पे टाल नहीं सकता। नेक्स्ट है बच्चों डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रेफर्स टू द फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स, मीटिंग
commitments at all levels, application of penalties for disobedience of the rules। साफ साफ कहा गया है भाई, कहा गया है यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रूल्स रेगुलेशन है, कोड कंडक्ट्स है, जो भी पॉलिसी है, वो सब के लिए बराबर है और सब इसको मानेगा और सब इसके लिए कमिटेड है। कोई भी इससे बाहर नहीं जा सकता या ऐसा नहीं कि फॉलो नहीं कर सकता। तो सभी के लिए बराबर है, सभी को डिसिप्लिन में रह करके काम करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। एन एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम द वन बॉस ओनली, नॉट फ्रॉम मोर देन वन बॉस एट ए टाइम। साफ साफ कहा गया है कि एक समय में किसी एक बॉस ही ऑर्डर दे और कोई भी एम्प्लॉय जो है उसको एक ही समय में कोई भी एम्प्लॉय एक समय में किसी अनदर मतलब कि मोर देन वन डायरेक्टर्स या फिर जो उसके सीनियर्स है या उसका जो बॉस है वो ऑर्डर ना ले। यानी कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन की बात को मान करके काम को करे। इससे ये होता है कि एक दिशा में काम होता है और कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाता और काम जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो एक निश्चित समय में हो जाता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन यूनिट मीन्स वन प्लान। दिस से दैट efforts of all employees and members of an organization must be directed towards one direction, that is achievement of common goal। यहाँ साफ साफ कहा गया है वन यूनिट मीन्स वन प्लान, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई अगर वन प्लान है या वन यूनिट्स है और वन प्लान बनाया गया है तो सभी उसी दिशा में काम करेंगे ताकि सबका ऑब्जेक्टिव सेम हो और ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ कहा गया बच्चों कि कोई भी एम्प्लॉय या मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ करके ऑर्गेनाइजेशनल जो बेनिफिट है, इंटरेस्ट है, उस पे काम करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ ए पर्सन। एम्प्लॉई इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। यहाँ बताया गया है कि एम्प्लॉई को उसके जो फेयर रेम्यूनरेशन बनता है वो देना चाहिए, साथ ही साथ अगर उसका जो उससे मिलता जो ऑर्गेनाइजेशन है और उस लेवल के एम्प्लॉई को जो उस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में दिया जा रहा है उसके बराबर का उसको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए ताकि वो उसको संतुष्टि हो सके और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे तरीके से वो काम कर सके और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम पा सके। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आइए इसको पहले समझते हैं हम लोग। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन रेफर टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन द फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। साफ साफ कहा गया कि सेंट्रलाइजेशन के तहत में जो पावर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो अथॉरिटी पावर होता है वो टॉप लेवल के पास में ही होता है, यानी कि वही उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वही सब कुछ सोचेंगे और उनके दायरे तक ही सीमित रहता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक सब में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबको ये दिया जाता है, अथॉरिटी लेवल होता है, सब अपने को हर एक लेवल मैनेजमेंट तक ये होता है, यानी कि ये सीमित नहीं होता है, ये सभी को दिया जाता है। लेकिन फ्योस का मानना था, अकॉर्डिंग टू फ्योस कहना है कि कंपनी मस्ट नॉट बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज, बट देयर मस्ट बी ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन के साइज और नेचर के आधार पे ना दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए,
ना ही सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इसका मतलब होता है स्केलर चेन मीन्स लाइन्स ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लेवल्स रैंक। दिस चेन मस्ट बी फॉलोड बाय स्ट्रिक्टली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नो स्कीपिंग शुड बी अलाउड। इसका मतलब है बच्चों कि अगर किसी डिपार्टमेंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट है एज लाइक ए बी सी डी इस तरह से है, तो ए बी सी और डी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्डर है वो स्किप नहीं होगा। सबसे पहले ए जो है अगर उसने अगर ऑर्डर दिया है बी को तो बी के पास में आएगा, फिर बी सी को देगा और सी जो है डी को देगा। डायरेक्टली ए से डी नहीं आ सकता, यानी कि इस प्रोसेस से होकर ही गुजरेगा। अगर आप सोचें कि डायरेक्टली स्किप कर दिया जाए, ए डायरेक्टली डी को कह दे, ऐसा नहीं हो सकता इस प्रिंसिपल के आधार पर। इसी को कहा गया है स्केलर चेन ऑफ प्रिंसिपल कह सकते हैं या प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब है इट रेफर्स टू द orderly arrangement of men and material that is a fixed place of everything and everyone in an organization। साफ साफ कहा गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉई का एक जगह फिक्स होना चाहिए ताकि वो आसानी से वो आए और उस सीट पे बैठ जाए और फिर अपना काम में लग जाए। इससे होता क्या है कि वेस्टेज ऑफ टाइम कम होता है और एम्प्लॉई के माइंडसेट होता है कि मेरा एक कैबिन दिया गया है, हम उसी पार्टिकुलर जगह पे हम जाके बैठेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से हम अपने लाइफ में देखते हैं कि कोई भी चीज़ें हम जहाँ रखते हैं उसको हम पार्टिकुलर प्लेस पे ही ढूंढते हैं, अगर नहीं मिलता है तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में भी हुआ तो एम्प्लॉई को माइंडसेट गड़बड़ा जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और फिर वो अपने एक टाइम लिमिट में काम पूरा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एवरी एम्प्लॉई। इट मीन्स सेम डिसिप्लिनरी रूल्स, लीव रूल्स एक्सेट्रा इन द सेम वे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड, पोजीशन एंड जेंडर। साफ साफ कहा गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सभी को एक समान ट्रीट किया जाना चाहिए, उसके रैंक के आधार पे, उसके लेवल के आधार पे, उसके जेंडर के आधार पे, ना उसको ऐसा अलग देखा ना जा सके। जो रूल्स रेगुलेशंस किसी एक पे जो अप्लीकेबल हो रहा है वही रूल्स रेगुलेशन बाकी सब पे भी अप्लीकेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। साफ साफ है इसमें द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। यहाँ पे ये कहा गया है इस प्रिंसिपल के आधार पे कि ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रेगुलरली छोटे टाइम पीरियड में किसी भी एम्प्लॉई का ट्रांसफ़र ना करे, उसे हटाए ना, उसे जॉब से निकाले ना। इससे होता क्या है कि जो एम्प्लॉई होता है उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाती और जिसकी वजह से वो अपने काम पे सही से ध्यान नहीं दे पाता। ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस होता है, उसको हायर करने के लिए फिर वेस्टेज ऑफ मनी या फिर वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है, जो कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सही नहीं होता। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इसमें कहा गया है द एम्प्लॉई इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान। इसके अंतर्गत साफ साफ कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को भी एक एग्जीक्यूटिव प्लान में बोलने का मौका देना चाहिए, एक अवसर देना चाहिए, उनके बातों को भी सुनना चाहिए। सिर्फ टॉप ऑर्डर लेवल का जो मैनेजमेंट है वो अपनी बातों का ना रखे, बल्कि अपनी एम्प्लॉयज़ या लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बातों को भी अपने एग्जीक्यूटिव प्लान में रखना चाहिए। इससे होता क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको लगता है कि उनकी बातों को सुना जा रहा है, उनकी बातों को समझा जा रहा है, उनकी बातों को रखा जा रहा है और उनकी एक अपनी एक वैल्यू बढ़ जाती है।
इससे ऑर्गेनाइजेशनल जो माहौल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और एम्प्लॉई और बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में काफ़ी ये हेल्प मिलता है। 14 और ये लास्ट इसका फ्यूल्स का प्रिंसिपल मैनेजमेंट है जो कि है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये वर्ड जो है फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। कहता है इसके तहत में मैनेजमेंट मस्ट बी प्रमोट एंड इनकरेज टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। दिस विल बी ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। साफ साफ कहा गया है कि मैनेजमेंट को एक टीम में रूप में काम करना चाहिए, लोगों को प्रमोट करना चाहिए, यूनिटी में रह करके काम करना चाहिए, एक दूसरे को सहायता और एक दूसरे को ले करके चलना चाहिए। इससे होता है क्या कि ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा माहौल बनता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है और एक ग्रुप एफर्ट से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को तुरंत अचीव कर लेते हैं, एक लिमिट टाइम में हम अचीव कर लेते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी बेहतर होता है। बच्चों, आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे।